हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। यह इस वीडियो का 8वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 7 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे जरूर देखें। हम 7 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं इंसुलेशन से लेकर फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर तक। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तापमान का क्षैतिज वितरण। अगर आपने इसके बाकी के 7 पार्ट्स देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी हमारा घटता चला जाता है। तो देखिए, आज तो हम पढ़ रहे हैं तापमान का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो आप यहाँ पर समझिए कि हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज होता क्या है। देखिए, एक सीधी लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा हम इसको बोलते हैं। तो देखिए, आपके सामने ग्लोब है। इस ग्लोब पर ये जो लेटी हुई जो लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और इसको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है जी। तो फिर आप जरा एक नए शब्द को यहाँ पर समझिए, इसको हम बोलते हैं समताप रेखा। समताप रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोथर्म लाइन। जरा समझिए कि आइसोथर्म लाइन यानी कि समताप रेखा होती क्या है। देखिए, जब भी हम ग्लोब पर किसी टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई इस वाली लाइन पर, ये जो मैंने लाइन खींची है ग्लोब पर, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। आप जरा एक एग्जाम्पल से समझिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन जहां जहां तक जा रही है वहां पर पड़ने वाले जो भी देश होंगे उसका जो टेम्परेचर हम कितना मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे 35 डिग्री सेल्सियस, हम उसका टेम्परेचर मान के चलेंगे। तो फिर समताप रेखा होती क्या है। देखिए, समताप रेखा किसी भी जगह के तापमान को क्या दिखाती है, शॉफ करती है। ठीक है जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, समताप रेखा हम उसको यहाँ पर बोलते हैं, यानी कि आइसोथर्म लाइन हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के लक्षण को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोथर्म एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम यहाँ पर समझते हैं कि समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण को हम यहाँ पर समझते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोथर्म एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम यहाँ पर जानते हैं कि जो समताप जो रेखा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है जी। देखिए, जब भी हम आइसोथर्म लाइन यानी कि समताप रेखा जब हम खींचते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसकी डायरेक्शन होती है पूर्व से लेकर पश्चिम तक। ठीक है जी, यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। और इसकी इस वाली डायरेक्शन में लाइन खींचने का क्या उद्देश्य है और हम इसको खींचते क्यों। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब भी हम किसी अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं इस पूरी बेल्ट पर एक जैसी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, एक जगह समान हो, मतलब हर जगह समान टेम्परेचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जब भी असमताप रेखा यानी आइसोथर्म लाइन खींची जाती है तो वो कैसे खींची जाती है, बिल्कुल अक्षांशीय रेखाओं के समानांतर। ठीक है, बिल्कुल समानांतर लाइन खींची जाती है। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका जो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, जल और स्थल पर तापमान भिन्न भिन्न होते हैं अर्थात तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जब भी हम जल यानी कि जब भी हम तटों की बात करते हैं यानी कि समुद्री तटों की बात करते हैं तो होता क्या है कि जमीन पर जो तापमान है वो बिल्कुल अलग होता है और समुद्र में जो तापमान होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और इसका अलग होने का कारण क्या था कि जी देखिए, जो समुद्र है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होते और ना ही बहुत जल्दी ठंडे होते हैं, बल्कि जो जमीन होती है जमीन बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण समुद्र का टेम्परेचर अलग होता है और जमीन का टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। जिसकी वजह से जब भी हम तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो तटीय क्षेत्रों में ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो समताप रेखाएं होती हैं, ये मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ जाती हैं, क्योंकि देखिए, ये जो समताप रेखाएं कैसे काम करती है, तभी काम करती है, ये लाइन तभी खींची जाती है जब हर जगह एक जैसा टेम्परेचर हो।
जब समुद्र बीच में आ जाता है या फिर समुद्री तटीय रेखा आ जाती है, तब ये लाइन कैसे हो जाती है, ये बिल्कुल मुड़ती हुई कहीं और चली जाती है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए जब भी अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, पहले यहाँ पर आप समझिए कि जो भी हमारा जो ग्लोब होता है, उस ग्लोब को हम दो भागों में हम इसको बांटते हैं। इक्वेटर से जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इसके जो नीचे यानी कि जो इक्वेटर के जो नीचे ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है जी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो आपने देखा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो देश है, जो जमीन वाला जो पार्ट है, वो कम पड़ता है, जिसकी वजह से पूरे समुद्र में टेम्परेचर एक जैसा हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध पर ये जो जब हम आइसोथर्म लाइन जब हम खींचते हैं, तो यहाँ पर ये जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये सीधी जाती है। अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बहुत सारी जमीनें पड़ जाती है, कहीं पर पहाड़ पर कहीं कहीं पर पहाड़ मिल जाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो समताप जो रेखाएं हैं वो ज़्यादातर सीधी नहीं होती, बल्कि ये कहीं कहीं पर मुड़ी हुई या फिर बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी ये लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर सीधी लाइन क्यों नहीं गिरती, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर जमीन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जमीन वाले पार्ट पर हर तरफ आपको टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कहीं पर कम आपको यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन वही समुद्र वाला पार्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो कम मुड़ती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं इसका फोर्थ पॉइंट में क्या है। तो देखिए समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। देखिए तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोथर्म लाइन की। अगर आपको नहीं पता कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होती है या फिर ताप प्रवणता बल क्या होता है, तो फिर आप इसकी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी समदाब रेखाएं, माफ कीजिएगा, समताप रेखाएं, जब भी समताप रेखाएं जब काफी पास काफी निकट होती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर ताप प्रवणता बल भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, वहां पर जो टेम्परेचर होगा वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये रेखाएं अगर दूर दूर होंगी तो ऑब्वियसली वहां पर ताप प्रवणता कैसे होगी, वहां पर कम आपको देखने को मिलेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, ये इसका लास्ट पॉइंट है, समझते हैं कि पांचवें पॉइंट में क्या है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है। सिंपल सी बात है, देखिए जो भी अगर हम उष्ण कटिबंधीय इलाकों की बात करते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है, ये होते देखिए इक्वेटर के पास होते हैं। ठीक है जी, और आपको पता है कि उष्ण कटिबंधीय भागों पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो समताप रेखाएं जो खींची जाएंगी, तो यहाँ ये समताप रेखाएं कितने टेम्परेचर को दिखाएंगी, सबसे ज्यादा टेम्परेचर को यहाँ पर दिखाएंगी। ठीक है जी, अर्थ का जो भी सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वो दिखाएंगे। और जैसे जैसे आप उष्ण कटिबंधीय से दूर होते जाओगे, मान के चलिए जब आप कहाँ पर आओगे, जब आप आओगे पोलर पर, ठीक है, जब आप नॉर्थ पोल पर आओगे या फिर जब आप साउथ पोल की बात करोगे, तो यहाँ पर जो समताप रेखाएं जो आप खींचोगे या फिर जो भी आप समताप रेखाओं का जो निर्माण करोगे, यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर आप यहाँ पर दिखाओगे। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पूरे अर्थ पर तापमान का वितरण कहाँ कहाँ पर कितना है। ठीक है जी, तो फिर जानते हैं कि जनवरी में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पर पड़ता है और ठंड कहाँ पर ज्यादा पड़ती है। तो फिर देखिए जनवरी के दौरान जो सूर्य की जो लोकेशन होती है वो होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जी, जनवरी के टाइम पे ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, यानी कि हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है जी, देखिए तो मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध पे यानी कि इस वाले जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पर आपको सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। अब देखिए जनवरी के दौरान सूर्य की लोकेशन यहाँ पर है, जिसकी वजह से नॉर्थ हेमिस्फेयर पर यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या देखने को मिलती है, हमें
ठंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर अधिक गर्म रहते हैं, इसलिए समताप रेखाएं महाद्वीपों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जल होता है, देखिए जो पानी होता है, पानी को अगर हम कंपैरिजन करें जमीन से, तो देखिए पानी के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो गर्मी को यानी कि हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, और वहीं जो ज़मीन होती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा, पत्थर बहुत ज़्यादा ऊष्मा को धारण नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी वजह से जल का जो तापमान होता है और जो ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होता है, ठीक है। तो फिर देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा ओशन, समुद्र पड़ते हैं। तो फिर होता क्या है, जब भी मान के चलिए मैं यहाँ से एक रेखा खींच रहा हूँ और अगर बीच में अगर समुद्र पड़ जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जो समताप, ये जो रेखा है, ये रेखाएं थोड़ी सी मुड़ करके ये मुड़ेंगी कहाँ की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, और भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ के जहाँ पे समुद्र खत्म होगा तो वहां से ये सीधी लाइन खींचना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो रेखाएं होती है, ये रेखाएं मुड़ती क्यों है, क्योंकि ये जो एक लाइन है, मान के चलिए इस लाइन का जो टेम्परेचर मैंने शॉप कर रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये कि ये जो रेखा जहाँ जहाँ जाएगी उस जगह का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 30 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर वहाँ का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखाएं मुड़ती क्यों है, क्योंकि बीच में समुद्र पड़ जाता है, और जो समुद्र का टेम्परेचर और जमीन का टेम्परेचर क्या होता है वो काफ़ी अलग अलग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो फिर ऐसे ही यहाँ पर ध्रुवों की भी तरफ देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको महाद्वीप यानी कि जहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर तो रेखाएं, जो समताप रेखाएं जो होती है वो सीधी खिंचती चली जाएंगी, और जहाँ पर समुद्र पड़ जाते तो वहाँ से ये रेखाएं मुड़ जाती हैं, ठीक है जी। तो फिर होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर अब हम समझते हैं जुलाई के संबंध में, ठीक है जी। तो ये तो हम तो यहाँ पर बात कर रहे थे जनवरी की। जनवरी में जो सूर्य की लोकेशन वो कहा थी, ये थी नॉर्थ हेमिस्फेयर, सॉरी, जनवरी में जो सूर्य की जो लोकेशन थी वो थी सदर्न हेमिस्फेयर में इसकी लोकेशन थी। अब वही अगर जब हम जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में जो सूर्य की जो लोकेशन होगी वो होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। चलिए फिर समझते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि जनवरी में सूर्य की लोकेशन होती है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो वैसे ही जब जुलाई का महीना आता है तो जुलाई के महीने में सूर्य की लोकेशन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पूरे बेल्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है जी। जब सूर्य की लोकेशन जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे होती है तब सदर्न हेमिस्फेयर में कैसा हाल होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ती है ठंड, ठीक है जी, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या पड़ती है, गर्मी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो फिर देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि जब हम यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर ज़मीन की बात करते हैं, तो ज़मीन पर हमें टेम्परेचर कैसा देखने को मिलता है, एक जैसा देखने को मिलता है। लेकिन जब इन ज़मीन के बीच में जब समुद्र का कुछ पार्ट देखने को मिलता है तो वहाँ से ये जो समताप जो रेखाएं ये वहाँ से मुड़ जाती हैं, ठीक है जी। तो फिर जुलाई में जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पर। तो वीडियो के सारे पार्ट्स को देखने के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।